सोचिए कि एक आम इंसान किसी बड़ी बीमारी का इलाज करवाने किसी किसी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे एक ऐसी दवाई लिखकर देता है जो उस मरीज के लिए सबसे बेहतर नहीं है, बल्कि बल्कि उस दवा कंपनी से डॉक्टर को सबसे ज्यादा कमीशन मिल रहा है। हाँ, ये तो बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस मानी जाती है मेडिकल फील्ड में। अगर ये बात कानूनन साबित हो जाए तो उस डॉक्टर का लाइसेंस तुरंत रद्द हो जाएगा। बिल्कुल, उसे शायद जेल भी हो जाए। लेकिन क्या ये मालूम है कि अगर यही बिल्कुल सेम चीज फाइनेंशियल मार्केट में हो तो क्या होता है? राइट। अगर एक वेल्थ मैनेजर किसी क्लाइंट की पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई ऐसी जगह निवेश करवा दे जहां क्लाइंट का फायदा कम और ब्रोकर का कमीशन ज्यादा हो, तो कानून की नजर में वो ब्रोकर पूरी तरह से सही है, उसे कोई सजा नहीं होगी। एग्जैक्टली। और यही इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे छिपी हुई सच्चाई है। एक आम निवेशक सोचता है कि वो किसी प्रोफेशनल के हाथों में अपना पैसा देकर सुरक्षित हो गया है। हाँ, पर असल में वो एक ऐसे कानूनी दलदल में फंस चुका होता है जिसका उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी दलदल को समझेंगे। आज का हमारा मिशन ये जानना है कि असली निवेश यानी वेल्थ क्रिएशन और जुए के बीच आखिर क्या फर्क है। सही कहा। एक आम इंसान जो अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ाना चाहता है, उसे वॉल स्ट्रीट और फाइनेंशियल मार्केट्स की इस चकाचौंध में कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। और आज हम उन छिपे हुए खतरों और उनके सबसे आसान पर असरदार समाधानों का खुलासा करेंगे। और इस चर्चा को पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित रखने के लिए हमने कई डीपली रिसर्च रिपोर्ट्स और किताबों का सहारा लिया है। जैसे हमने CFA इंस्टीट्यूट की उस ताज़ा रिसर्च का इस्तेमाल किया है जो लोगों के निवेश और जुए की आदतों को एनालाइज करती है। राइट। उसके साथ ही वैनगार्ड के संस्थापक जैक बोगल के निवेश सिद्धांतों को व्हाइट कोट इन्वेस्टर ब्लॉग और उनकी मशहूर किताब द क्लैश ऑफ द कल्चर्स के हवाले से समझाया। और इसके अलावा वॉरेन बफेट की मशहूर 90-10 स्ट्रैटेजी पर द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट और न्यूयॉर्क सिटी कंट्रोलर द्वारा फिड्यूशियरी स्टैंडर्ड पर पेश की गई एक बेहद अहम रिपोर्ट को भी हमने इस विश्लेषण का हिस्सा बनाया है। बिल्कुल। तो निवेश का सही तरीका क्या है ये जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग शुरुआती दौर में ही गलती कहाँ कर बैठ गए। हाँ, आजकल मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर लोग उसे जुआ समझ लेते हैं, है ना? एग्जैक्टली। चलिए इस हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के आकर्षण को ही देख लेते हैं। जब खबरों में आता है कि बिटकॉइन की कीमत पिछले 10 सालों में 110 गुना बढ़ गई है। ओह वाओ, 110 गुना। हाँ, जबकि ट्रेडिशनल S&P 500 इंडेक्स सिर्फ 2.7 गुना बढ़ा है। तो वहां किसी का भी लालच में आना बहुत स्वाभाविक है। लोग उस 110 गुना रिटर्न्स को देखते हैं और दिमाग ये मानने लगता है कि बस यही असली निवेश है, बाकी सब तो वक्त की बर्बादी है। सही बात है। पर ये लालच कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक जाल है। CFA इंस्टीट्यूट का नया डेटा इस बात को बहुत अच्छे से साबित करता है। अच्छा, उस डेटा में क्या निकला? उनकी रिसर्च कहती है कि 18 से 25 साल की उम्र के यानी जेन जी के लगभग 61% निवेशक जो ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेडिशनल जुआ खेलते हैं जैसे स्पोर्ट्स बेटिंग या कैसीनो वगैरह, वही लोग हाई रिस्क एसेट्स जैसे क्रिप्टो, NFTs और मार्जिन ट्रेडिंग में अपना पैसा लगाते हैं। ये मार्जिन ट्रेडिंग भी, उसका तो मतलब उधार लेकर ट्रेड करना होता है ना? बिल्कुल। मार्जिन ट्रेडिंग को अगर सरल शब्दों में समझें तो ये उधार के पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में सट्टा लगाना है। यानी अगर नुकसान हुआ तो इंसान न सिर्फ अपनी जमा पूंजी खोता है बल्कि कर्जे में भी बुरी तरह डूब जाता है। बाप रे। और दूसरी तरफ जो लोग जुआ नहीं खेलते हैं उनमें से सिर्फ 29% लोग ही इन हाई रिस्क चीजों में पैसा लगाते हैं। ओके, चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। अगर कोई इंसान लगातार और जल्दी जल्दी स्टॉक खरीद रहा है और बेच रहा है, बस स्क्रीन पर लाल और हरे रंग के नंबर्स को देखकर फैसले ले रहा है, तो ये वैसा ही है जैसे कोई कसीनो में जाकर किसी रूलेट टेबल पर बार बार बेट लगा रहा हो। राइट, पूरी तरह से। पर जब वो बाहर आता है तो दोस्तों से कहता है कि वो वेल्थ मैनेजमेंट कर रहा है। ये तो अपने आप से एक बहुत बड़ा झूठ बोलने जैसा हुआ। साइंस भी बताती है कि डे ट्रेडिंग और गैम्बलिंग दोनों में दिमाग के अंदर डोपामिन नाम का न्यूरोकेमिकल बिल्कुल एक ही तरह से रिलीज होता है। सही कहा आपने। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स सच में मार्केट में पैसे कमाने आते हैं या इन्हें सिर्फ हार जीत के उस थ्रिल यानी एक्साइटमेंट की आदत हो गई है। यहाँ सबसे हैरानंगेज बात यह है
कि 2018 की एक बहुत ही विस्तृत स्टडी इस थ्रिल वाली थियरी को पूरी तरह सच साबित करती है। सच में? हाँ, उस स्टडी ने दिखाया कि जब स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी आती है, यानी जब मार्केट सच में डरता है और प्राइसेस तेजी से गिरती हैं, तो ये जो रिस्क लेने वाले फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स होते हैं, ये बुरी तरह घबरा जाते हैं। तो वो मार्केट छोड़ देते हैं? बिल्कुल, वो डर कर मार्केट छोड़ देते हैं। लेकिन उनका पैसा कहाँ जाता है? वो उस पैसे को वापस अपने ट्रेडिशनल गैम्बलिंग जैसे लॉटरी टिकट्स या स्पोर्ट्स बेटिंग में लगा देते हैं। ओह वाह, इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनका आखिरी मकसद लंबा पैसा कमाना कभी था ही नहीं। एग्जैक्टली, उन्हें सिर्फ उस रिस्क और एड्रेनलिन रश को महसूस करना था। जब स्टॉक मार्केट का रिस्क उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, तो उन्होंने अपना थ्रिल वहां ढूंढा जहां उन्हें पहले से आदत थी। ये पूरा साइकोलॉजिकल खेल तो सच में डरावना है, और जैक बोगल ने अपनी किताब द क्लैश ऑफ द कल्चर्स में इसी बात पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने लिखा है कि मार्केट में अब कंपनियों के मालिक बनने की जो सोच थी, यानी लंबे समय का निवेश, उसकी जगह अब शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी ने ले ली है। हाँ, और बोगल का ये मानना पूरी तरह से डेटा पर बेस्ड है। राइट, और असलियत तो ये है कि जुए की दुनिया में लंबे समय का एक्सपेक्टेड रिटर्न हमेशा नेगेटिव होता है। कैसीनो इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि चाहे जो हो जाए, आखिर में कैसीनो ही जीतता है। पर स्टॉक और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स में अगर सही तरह से किया जाए तो लंबे समय का रिटर्न हिस्टोरिकली हमेशा पॉजिटिव रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ सट्टेबाजी तक सीमित नहीं है। मान लीजिए कोई इस जुए की आदत से बच जाता है। वो समझ जाता है कि रोज रोज ट्रेडिंग करना खुद को बर्बाद करना है। हाँ, एक समझदार इंसान वही करेगा। फिर वो सोचता है कि किसी प्रोफेशनल वॉल स्ट्रीट एडवाइजर या वेल्थ मैनेजर के पास चला जाए ताकि उसका पैसा सुरक्षित रहे। पर NYC कॉम्प्ट्रोलर की रिपोर्ट पढ़ने के बाद समझ आता है कि वहां एक नया, पूरी तरह से कानूनी और बेहद खतरनाक जाल उसका इंतजार कर रहा होता है, और उसे कन्फ्लिक्टेड एडवाइस कहते हैं। वेट, तो अगर सट्टेबाजी एक कैसीनो है, तो उस कैसीनो से निकलकर एक शानदार कॉर्पोरेट ऑफिस में आना भी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ये कैसा कानूनी दलदल है? इस दलदल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1980s के दशक तक अमेरिका और कई और देशों में पेंशन का एक अलग सिस्टम था, जिसे डिफाइंड बेनिफिट पेंशन्स कहते थे। अच्छा। उस वक्त लगभग 62% वर्कर्स के पास ऐसी पेंशन होती थी, जिसका मतलब था कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मरते दम तक एक तय रकम मिलती रहेगी। उस समय निवेश का रिस्क कंपनी का होता था, एम्प्लॉय का नहीं। जो कि काफी सुरक्षित लगता है। था, लेकिन आज के समय में ये डिफाइंड बेनिफिट पेंशन्स घटकर सिर्फ 7% रह गई हैं। अब पूरी दुनिया 401k और IRAs जैसे सिस्टम्स पर निर्भर है। यानी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स। बिल्कुल, यानी अब रिटायरमेंट के लिए एक जमा रकम मिलती है, और उस रकम को आगे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये फैसला और उस पर होने वाला नुकसान सब एम्प्लॉय के सर पर डाल दिया गया है। इस एक बदलाव ने आम लोगों को वॉल स्ट्रीट के कमीशन बेस्ड ब्रोकर्स का सबसे आसान शिकार बना दिया है। इस NYC कंट्रोलर्स रिपोर्ट में एक कानूनी फर्क समझाया गया है, जिसे समझना किसी भी आम इंसान के लिए अपनी आंखें खोलने जैसा है। हाँ, ब्रोकर डीलर्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के बीच का फर्क है ना। एग्जैक्टली। आम जनता को लगता है कि ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि दोनों सूट पहनते हैं और पैसे की सलाह देते हैं। पर कानून की नजर में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जो ब्रोकर होते हैं वो सूटेबिलिटी स्टैंडर्ड नाम का एक कानून फॉलो करते हैं, और ये बहुत डेंजरस स्टैंडर्ड है ना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो कानूनन अपने क्लाइंट को हाई फी या अपनी ही कंपनी के इन हाउस प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। उन्हें सिर्फ कानून को ये दिखाना होता है कि वो प्रोडक्ट क्लाइंट की उम्र और आमदनी के हिसाब से सूटेबल यानी ठीक ठाक हैं। राइट। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वो प्रोडक्ट क्लाइंट के लिए सबसे बेहतर है या नहीं। वो अपना कमीशन मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और इसके ठीक उलट होता है फिड्यूशियरी ड्यूटी। फिड्यूशियरी ड्यूटी का इतिहास बहुत ही सम्मानजनक और पुराना है। ये 1940 के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एक्ट से निकल कर आया था। अच्छा, उसके बारे में बताइए थोड़ा। तो न्यूयॉर्क स्टेट के एक बहुत ही मशहूर कानूनी केस मैनहार्ट v सैलमन में जज बेंजामिन कार्डोजो ने इसे एक नया आकार दिया था। उन्होंने कहा था कि फिड्यूशियरी होने का मतलब है अनडिवाइडेड लॉयल्टी, यानी पूरी तरह से वफादारी। बिल्कुल। एक फिड्यूशियरी एडवाइजर कानूनन मजबूर है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट के फायदे के बारे में सोचेगा। उस एडवाइजर का अपना कोई स्वार्थ या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस सलाह के बीच में नहीं आना चाहिए। राइट। अगर दो प्रोडक्ट्स हैं,
एक में एडवाइजर को ज्यादा कमीशन मिल रहा है पर क्लाइंट के लिए बेकार है, और दूसरा क्लाइंट के लिए बेहतर है, तो फिड्यूशरी कानूनन मजबूर है कि वो क्लाइंट के लिए बेहतर वाला ही चुने। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एनवाईसी कंट्रोलर की रिपोर्ट बताती है कि जब लोग इन सूटेबिलिटी वाले ब्रोकर्स के पास जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट की वजह से निवेशकों के रिटर्न्स एक साल में लगभग 1% कम हो जाते हैं। हाँ, और ये सुनने में छोटा लगता है। एग्जैक्टली कोई भी सोचेगा कि सिर्फ 1% ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब इस 1% को 30 या 40 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के चश्मे से देखा जाए तो ये एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबा देने के बराबर है। सही कहा। ये 1% किसी भी परिवार की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी का 25% तक खा जाता है। सिर्फ IRAs की बात करें तो अमेरिकन्स को हर साल इन छिपे हुए कमीशंस की वजह से $17 बिलियन का नुकसान होता है। $17 बिलियन हर साल बस हवा में गायब हो जाते हैं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। इसका एक बहुत ही हैरान करने वाला प्रैक्टिकल उदाहरण बॉस्टन के एक अंडरकवर ऑडिट में देखने को मिला था। उस ऑडिट में क्या हुआ था? कुछ ऑडिटर्स आम निवेशक का रूप धारण करके बॉस्टन के अलग अलग फाइनेंशियल एडवाइजर्स के ऑफिसेज में गए। ये वो एडवाइजर्स थे जो फिड्यूशरी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते थे। ओके। इन ऑडिटर्स ने उन ब्रोकर्स को अपना एक बहुत ही बेहतरीन, लो फी और वेल बैलेंस पोर्टफोलियो दिखाया। उस पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की जरूरत नहीं थी। फिर उन ऑडिटर्स ने सलाह मांगी। जानते हैं ब्रोकर्स ने क्या किया? मैं गेस करती हूँ उन्होंने उस लो फी वाले पोर्टफोलियो को तोड़ने को बोल दिया होगा। बिल्कुल सही। उन्होंने उस लो फी सेफ पोर्टफोलियो को तोड़ने की सलाह दी और उसकी जगह हाई फी एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स लेने को कहा। वेट, रियली? तो उन्होंने एक चलते फिरते अच्छे खासे पोर्टफोलियो को जानबूझकर खराब करने को कहा। लेकिन क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन के लिए। उस ऑडिट ने खुलासा किया कि कैसे एक ब्रोकर को किसी क्लाइंट के पुराने लो कॉस्ट 401 के अकाउंट को नए IRA में रोलओवर करवाने पर $6,000 से लेकर $9,000 तक का भारी भरकम कमीशन मिल सकता है। बाप रे, $9,000? हाँ, जबकि अगर वही ब्रोकर सच्चाई बोल दे और क्लाइंट को सलाह दे के अपना पैसा पुराने लो कॉस्ट 401 में ही छोड़ दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है, तो उस ब्रोकर को सिर्फ $50 से $100 मिलेंगे। अब आप खुद सोचिए, जब सिस्टम किसी इंसान को गलत सलाह देने के $9,000 दे रहा हो तो वो सही सलाह क्यों देगा? ये पूरी तरह से पागलपन है। अगर वो सच में डॉक्टर जैसा काम कर रहे हैं और लोगों की लाइफ सेविंग्स हैंडल कर रहे हैं तो कानून उन्हें ऐसी गलत और स्वार्थी सलाह देकर कैसे बच निकलने देता है? ये इतना बड़ा कानूनी लूपहोल कैसे हो सकता है? अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो समझ आएगा कि ये कानून और मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा क्लैश है। 1934 का सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट ब्रोकर्स को सलाहकार मानता ही नहीं था। अच्छा, तो कानून उन्हें क्या मानता था? कानून की नजर में वो सिर्फ मिडलमैन थे, यानी दो लोगों के बीच शेयर खरीदने और बेचने का जरिया। लेकिन वक्त के साथ वॉल स्ट्रीट की मार्केटिंग मशीनरी बदल गई। उन्होंने ब्रोकर्स को फाइनेंशियल एडवाइजर्स, वेल्थ मैनेजर्स और रिटायरमेंट प्लानर्स बुलाना शुरू कर दिया। ओह, तो टाइटल नए हो गए पर कानून वही 1934 वाला पुराना रह गया। एग्जैक्टली। इसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ लेबर यानी DOL और SEC पिछले कई सालों से इस कानूनी लूप होल को बंद करने और सभी फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स पर एक समान फिड्यूशरी स्टैंडर्ड लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो अब तक लागू नहीं हो पाया है ना? नहीं, क्योंकि वॉल स्ट्रीट की लॉबी इतनी मजबूत है कि हर बार इसे रोक दिया जाता है। इसीलिए हर किसी को अपना पैसा देने से पहले ब्रोकर से कड़े शब्दों में पूछना चाहिए कि क्या आप मेरे लिए कानूनन फिड्यूशरी हैं या नहीं। ये बहुत जरूरी एडवाइस है। तो यहाँ पर एक आम इंसान बुरी तरह से फंस गया है। एक तरफ क्रिप्टो और मार्जिन ट्रेडिंग में जुआ खेलकर पैसे डूबने का डर है और दूसरी तरफ किसी फैंसी ऑफिस में बैठे कमीशन के भूखे ब्रोकर्स का जाल है जो कानून के ढाल के पीछे छुपकर मीठी मीठी बातें करके वेल्थ का 25% हिस्सा खा रहे हैं। सही कहा, दोनों तरफ से आम निवेशक का ही नुकसान है। तो आखिर क्या किया जाए? पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट किया जाए कि वो सच में बढ़े और सुरक्षित रहे? इसका सबसे ठोस जवाब हमें वैनगार्ड के फाउंडर जैक बोगल और दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट से मिलता है। बिल्कुल। इन दोनों दिग्गजों के अनुसार इस सबसे बड़ी समस्या का हल बहुत ही अत्यंत सादगी यानी एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी में छुपा है। और इसमें जैक बोगल का एक बहुत ही मशहूर और सरल सिद्धांत है। वो कहते थे, सुई ढूंढने के बजाय पूरा घास का ढेर ही खरीद लो। यानी इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने की कोशिश मत करो। एग्जैक्टली।
उनका मतलब था कि स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, उनमें से अगले 10 साल में कौन सी कंपनी एप्पल या अमेज़न बनेगी, ये ढूंढना उस सुई को ढूंढने जैसा है जिसके मिलने के चांस लगभग ना के बराबर हैं। इस कोशिश में ज्यादातर लोग नुकसान उठाते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों की स्टॉक पिकिंग गलत ही होती है। तो इसके बजाय पूरे मार्केट को ही एक इंडेक्स फंड के जरिए खरीद लेना चाहिए। इंडेक्स फंड एक ऐसी टोकरी है जिसमें देश की टॉप कंपनियां शामिल होती हैं। इससे पूरे मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अगर एक कंपनी डूब भी जाए तो बाकी कंपनियां उसको संभाल लेती हैं। पर जैक बोगल एक कड़वा सच भी समझाते हैं जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि निवेश करना बोर होने जैसा काम है और ये आसान नहीं है। हाँ, बोरिंग निवेश ही सबसे अच्छा होता है। राइट। हर किसी को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में हर साल उनका पोर्टफोलियो 10% तक गिर सकता है और हर 3 साल में एक बार वो 20% तक का नुकसान झेल सकते हैं। बिल्कुल, बेयर मार्केट्स यानी गिरते हुए मार्केट्स एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ये मार्केट की सांस लेने जैसा है। सही कहा। बोगल कहते हैं कि टाइम यानी लंबा समय हर निवेशक का सबसे बड़ा दोस्त है और इम्पल्स यानी घबराहट में अचानक लिया गया फैसला सबसे बड़ा दुश्मन। अक्सर लोग यही करते हैं कि जब मार्केट क्रैश होता है तो डर के मारे सब कुछ बेच देते हैं। और इसी इम्पल्स या डर को कंट्रोल करने के लिए वॉरेन बफेट ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो इस एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं। उनके पास हजारों फाइनेंशियल मॉडल्स हैं। हाँ। लेकिन अपनी पत्नी की वसीयत के लिए उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई, जिसे 90-10 स्ट्रैटेजी कहा जाता है, उसने पूरे वॉल स्ट्रीट को चौंका दिया। वो स्ट्रैटेजी क्या थी? उन्होंने अपने ट्रस्टी को निर्देश दिया कि उनके जाने के बाद उनकी पत्नी का 90% पैसा एक बहुत ही लो कॉस्ट S&P 500 इंडेक्स फंड में डाल दिया जाए, जो अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों का ग्रुप है, और बाकी का 10% पैसा शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखा जाए। बफेट का दावा था कि ये साधारण सी स्ट्रैटेजी दुनिया के बड़े बड़े हाई फी पेंशन फंड्स और हेज फंड से बेहतर रिटर्न देगी। रुकिए, 90% तो समझ आता है मार्केट की ग्रोथ के लिए, पर ये बाकी का 10% शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखने का क्या लॉजिक है? वो चाहते तो 100% भी स्टॉक मार्केट में डाल सकते थे। उस 10% बॉन्ड्स के पीछे का लॉजिक पूरी तरह से साइकोलॉजिकल है, और यही इस स्ट्रैटेजी की असली जान है। जैसा जैक बोगल ने कहा था कि मार्केट हर कुछ सालों में 20% गिरती है। अब फर्ज कीजिए मार्केट 30% क्रैश हो गई। ओके। कैश की जरूरत पड़ जाए तो उसे अपने स्टॉक्स घाटे में बेचने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान है। राइट, नुकसान में बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पास 10% हिस्सा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में है तो वो मार्केट क्रैश के दौरान उन बॉन्ड्स को यूज कर सकता है, क्योंकि बॉन्ड्स मार्केट क्रैश के डर से नहीं गिरते। ये 10% बॉन्ड्स उस डर और पैनिक सेलिंग के खिलाफ एक मजबूत बफर यानी सुरक्षा कवच का काम करते हैं। इससे निवेशक को शांति मिलती है कि चाहे जो हो जाए उसके पास कुछ लिक्विड और सेफ पैसा पड़ा है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? अगर मैं इस पूरे इंडेक्स फंड के कॉन्सेप्ट को एक सरल और आम जिंदगी के उदाहरण से समझाऊं तो ये वैसा ही है कि हम किसी घुड़दौड़ में जाकर ये गैस करने में अपनी ऊर्जा, समय और पैसे बर्बाद ना करें कि कौन सा घोड़ा सबसे तेज दौड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो गैस करना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर हमारा घोड़ा हारा तो सब कुछ खत्म। उसके बजाय हम सीधा पूरा रेस ट्रैक ही खरीद लें। अब चाहे सफेद घोड़ा जीते या काला घोड़ा जीते, रेस ट्रैक का मालिक होने के नाते फीस और टिकट का पूरा फायदा हमारा ही होगा। स्टॉक मार्केट में पूरी इकोनॉमी पर इंडेक्स फंड्स के जरिए निवेश करने का यही मूल मंत्र है। इसमें सबसे बड़ी बात फीस को लेकर आती है, जिसे जैक बोगल मिनिमाइजिंग द क्रूपियर्स टेक कहते थे। क्रूपियर यानी कसिनो में जो टेबल चलाता है। बिल्कुल। कसिनो में क्रूपियर वो इंसान होता है जो हर दांव पर टेबल से थोड़ा हिस्सा अपने पास रख लेता है। वॉल स्ट्रीट में ये क्रूपियर्स वो एक्टिवली मैनेज्ड फंड मैनेजर्स और ब्रोकर्स हैं। इंडेक्स फंड्स में कोई मैनेजर रोज-रोज रिसर्च नहीं करता, इसलिए उनकी फीस लगभग ना के बराबर होती है। फीस कितनी कम हो सकती है? अमेरिका में वैनगार्ड जैसे फंड्स का एक्सपेंस रेशियो गिरकर 0.04% तक आ चुका है। और भारत की बात करें तो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि सेबी ने निवेशकों की भलाई के लिए इंडेक्स फंड्स और ETFs पर टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER को 1% की लिमिट पर कैप किया हुआ है। हालांकि ज्यादातर निफ्टी 50 या निफ्टी 500 जैसे ब्रॉड इंडेक्स फंड्स का एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.3% से 0.5% के बीच ही होता है। और इस इंडेक्सिंग के साथ SIP यानी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग जुड़ जाए तो वो एक अजय ताकत बन जाती है।
हर महीने जब एक तय रकम खुद ब खुद मार्केट में जाती है तो निवेशक को मार्केट के उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ता। जब मार्केट सस्ता होता है तो उससे ज्यादा यूनिट मिल जाते हैं। सही कहा। और इस पर जैक बोगल ने एक आंकड़ा दिया था जो दिमाग को झकझोर देता है। वो कहते थे कि स्टॉक मार्केट में रोजाना खरीद फरोख्त की जो शोर शराबे वाली एक्टिविटी होती है, उसका 99.2% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। 99.2%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ,